अब हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। बिजनेस एनालिसिस वो अब हम जान चुके हैं और हम उसके डिटेल नॉलेज भी ले चुके हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि उसके बिजनेस एनालिसिस के जो पॉइंटर्स हैं, अरुण जी जो हमें समझा रहे हैं। हमारे लास्ट वीडियो में भी अरुण जी ने बताया कि सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में कि बिजनेस एनालिसिस जब हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में तो सेल्स एंड मार्केटिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। थैंक यू अरुण जी हमारे चैनल पर दोबारा से आने के लिए और हमारे को बिजनेस एनालिसिस बताने के लिए। तो अरुण जी अब आज हमें बताइए कि फाइनेंस कैसा रोल प्ले करता है जब हम बिजनेस एनालिसिस अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं या बिजनेस एनालिसिस को देखते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। थैंक यू नीरज जी आपका बार बार बुलाने के लिए और लोगों से वो करने के लिए। देखो जब हम बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें एक फाइनेंस बहुत बड़ा सेक्टर है कि फाइनेंस किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिज़नेस की बैकबोन होती है। तो जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हमें फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी पैसा आप 2-3 तरीके से आपके बिज़नेस में आता है। एक तो आप खुद लाते हो, रिलेटिव से लेते हो, या आप जितने प्रमोटर्स हो वो पैसा डालते हो वर्किंग कैपिटल। और एक जो उसके बीच का जो गैप होता है हम लोग वो बैंक से फाइनेंस करते हैं कि बैंक से हम लोग फाइनेंस लेके आते हैं, बैंक के पैसे को यूज़ करते हैं। अब क्या होता है जब हम बैंक से फाइनेंस लेते हैं तो उसकी बड़ी सारी वो होती है, हम 100 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, 50 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं और हमें एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का पता नहीं होता कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। अब हमें क्या होता है कि इस साल हमें लगता है कि हमने 100 करोड़ की टर्नओवर करनी है और इतना हमारा परचेज आएगा, ये आएगा, इतना आता है, लेकिन हम एक्चुअल उसका एनालिसिस नहीं करते। और एनालिसिस नहीं करते तो हम लोग अजीब, यानी मार्केट के जो कंसल्टेंट हैं उनसे जिन्होंने जैसे बोला उसके हिसाब से हम कई बार क्या लगता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ज़रूरत तो मेरे को सीसी लिमिट की है। क्योंकि मेरा क्या होता है कि हम लोग परचेजिंग करते हैं सामान की और फिर उसका डिलीवरी का टाइम मेरा 60 डेज़ 90 डेज़ प्रोक्योरमेंट टाइम और सारी चीज़ का होता है। तो मेरा इंटरेस्ट साइकिल उसके हिसाब से चलता है सीसी लिमिट में। लेकिन अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैंने आज सारा का सारा पैसा वो ले लिया और आज से मेरा इंटरेस्ट चालू पूरे टोटल अमाउंट और मेरा जो पैसा है वो करंट अकाउंट में ऐसे पार्क है। तो और कई बार क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलर कुछ ऑर्डर पे काम कर रहे होते हैं और ऑर्डर के हिसाब से मेरे को एक बल्क परचेजिंग करनी होती है और जो मेरे को एक साथ परचेजिंग करनी होती है वहाँ पे हम कई बार सीसी लिमिट यूज़ करने लग जाते हैं। और वो हमें क्या करना होता है कि हम वहाँ पे टर्म लोन लेके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये फाइनेंस में लोन की जो कैलकुलेशंस हैं हम इसको एनालिसिस करके आपको रूट बताते हैं कि आपने टोटल जो अगर 5 साल की जो अपनी प्रोजेक्शंस बनाई हैं उस प्रोजेक्शंस के हिसाब से, ऑर्डर्स के हिसाब से, जो आपका रेगुलर ऑर्डर हैं और जो हम इंक्रीजमेंट अपने ऑर्डर्स में करना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें कब कब कैसे फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जो एक्चुअल में हम बैंक में CMA डाटा सबमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने बिजनेस के हिसाब से। पर 99% लोगों में क्या होता है CMA डाटा अलग होता है और वर्किंग अलग होती है। तो हम लोग उस CMA डाटा के साथ आपके अलाइनमेंट करते हैं और इंटरेस्ट सेव कैसे करना है। आप इंटरेस्ट सेव करके भी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हो और ये कोई काम नहीं करता कि इंटरेस्ट सेव करके हम प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये इन्होंने इंटरेस्ट की बात पे जो बताया वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे ही हम परचेजिंग शुरू करते हैं, हमारा अगर हमने क्रेडिट पे लिया है, अगर हमने बैंक से कोई OD या लोन लिया है तो हमारा उस दिन से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है या हमने प्रोसेस से होता हुआ जब वो सेल्स और हमारा उसको जो टाइमलाइन दिया है 45 डेज 60 डेज, तो हमारा जो टोटल पीरियड है उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आई वो भी तो हमारी कॉस्टिंग को इफेक्ट करती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो अरुण जी जब एनालाइज करते हैं तो आपको वहाँ पर वो छोटे छोटे जो लीकेज पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट के और हमने जो बोरोइंग्स की हैं उनको फिल करते हैं, जिससे आप इंटरेस्ट से भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एक्सपेंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हो। आप वही एनालाइज करते हैं ना। तो जो हम नहीं देख पाते, हम क्या करते हैं, एक CC लिमिट चल रही है, पूरी यूज़ कर ली, इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन हम एनालाइज और हमने जो उससे स्टॉक परचेज किया वो हमारे पास स्टॉक में ही पड़ा हुआ है अभी शॉप पे और हम उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और हमें लगता है यार स्टॉक हमारे पास है। ऐसा ही ना, आपने जो उधार में माल लेने के बजाय मैंने इंटरेस्ट पे माल लिया है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा? जैसे आपने 10 करोड़ की लिमिट ली है और आपकी हमेशा 8 करोड़ यूटिलाइज रहती है, 9 करोड़ यूटिलाइज रहती है और मेरे पास 5 करोड़ का स्टॉक भी रहता है। आप 1 करोड़ को ही सर्कुलेट कर रहे हो, तो हम लोग आपको ये प्लान करके देते हैं कि आप उसमें से कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में कन्वर्ट करो, जो 3 या 4 साल में आपके खत्म होता है, फिर दोबारा वर्किंग कैपिटल टर्म लोन ले लो, कि आपका एक
लोन जो है वो रिपे भी हो रहा है और आपको फालतू का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा, आप केवल रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर रहे हो। तो सीसी लिमिट आप कैसे चर्न कर रहे हो उसके हिसाब से आपको प्लान करके देते हैं कि आपको एक्चुअल में इसका कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा कई बार हमें बैंक गारंटीज देनी पड़ती हैं, हम कोई गवर्नमेंट ऑर्डर करते हैं या किसी कॉर्पोरेट का ऑर्डर वो करते हैं तो बैंक गारंटीज लेते हैं, या हम कई बार एलसी लिमिट्स ओपन कर रहे होते हैं। तो कौन सा बैंक और किस तरीके से हम उसकी कमीशंस या हम उसके जो मार्जिनस हैं, क्योंकि मार्जिन में कई बार हमें एफडी देनी होती है, तो वो मार्जिन को हम कैसे कम करना है, उस मार्जिन में एफडी के इंटरेस्ट को और इसके इंटरेस्ट को हमने सेफ गार्ड कैसे करना है और उनको हमने कोलेटरल को कैसे मैच करना है, ये सारी चीज़ हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि आप यहाँ इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करो, सही टाइम सही जगह पे कैसे यूज़ करनी है। तो लिमिट्स, लोन्स और आपके लिमिट जो नॉन फंड बेस लिमिट्स होती है उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। कई जगह पे हमें फंड बेस की ज़रूरत नहीं होती और हम नॉन फंड बेस की ज़रूरत होती है, लेकिन हम वहाँ पे भी फंड बेस का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी हम एनालिसिस, क्योंकि फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसकी कहीं ना कहीं कमी होती है। और जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपको गाइड तो करते हैं, लेकिन वो आपको अकाउंटिंग में बहुत बेस्ट गाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फाइनेंस में बहुत अच्छा गाइड करें। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ ज़रूर चलना चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप लोग जब परचेजिंग करते हो तो परचेजिंग में आप डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज करते हो, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, जैसे आपको 100 रुपये की चीज़ ली और आपका सामने वाला सेलर बोलता है कि जी मैं आपको 1%, 2% या 3% का कैश डिस्काउंट दूंगा। बिल्कुल। और तो वहाँ पे आपको सीसी लिमिट यूज़ करनी है नहीं करनी, आपको उसका इंटरेस्ट का सेव कितना हो रहा है और कितना टाइम पीरियड, अगर हमें वो 60 डेज़ का उधार का टाइम देता है और हमारा जो सेल का साइकिल है, पेमेंट जो हमारा डिस्काउंट है वो 1 या 1.5% है और हम 12% के ब्याज पे लिमिट चला रहे हैं, तो हमारे लिए फिर बाद में देना ही बेटर है। हाँ, ठीक है तो मुझे वो भी एनालाइज करना है कि ओवर बाइंग हो जाती है इस वजह से। और लिमिट मेरी कहीं ना कहीं किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो कुछ चीज़ें जैसे आपने अपने सीसी लिमिट का अपने सैलरीज के लिए यूज़ ना करें, उसके लिए एक अलग से कॉर्पस वो करें, और पर्सनल ड्राइंग्स भी ना करें उस इंटरेस्ट वाले पैसे को, जो बिल्कुल वो भी है ना। यूटिलाइजेशन यानी आप कहीं उस फंड का गलत यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे, यानी पर्पज कुछ और है और आप यूज़ कहीं और कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बैंक की पेनल्टीज़ बहुत आती हैं। आप जब लिमिट यूज़ कर रहे हो या बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपके चार्जेस कैसे लग रहे हैं, उन चार्जेस को हम एनालिसिस करके बताते हैं कि आप इन चार्जेस का अवॉइड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये आपको रिवर्सल कराने में उससे ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो आप उनको अवॉइड कैसे कर सकते हो, प्लान करते हैं। ये साल भर में आपके बहुत सारे चार्जेस लगे तो बैंक से रिवर्सल कैसे करने, उसकी आपको प्लानिंग बना के देते हैं। ये सारी चीज़ एनालिसिस फाइनेंस में आते हैं। बैंक चार्जेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बैंक चार्जेस भी बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है हमारे बिजनेस का, जब हम इतना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं। अगर आप उस पर भी बचाएंगे तो वो भी आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए बिजनेस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में कि हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी अरुण जी, फाइनेंस में और कोई चीज़ नहीं, और कुछ हम फिर दोबारा इसके हम जो ऑफलाइन सेमिनार्स आएंगे तो हम इन टॉपिक्स को फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के फंड रेजिंग में भी आप हेल्प करते हैं कि बिल्कुल जो आपके SME IPOs और भी जो है आप, हाँ, आपको जो ये फंड रेजिंग में जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट सेव कैसे कर सकते हो, बिना इंटरेस्ट के पैसा कर सकते हो, वो सब IPO और हम इन सारे प्रोसेस को आपके साथ वो करते हैं। अरुण जी इंडिया के नंबर 1 IPO कंसल्टेंट हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। आप चाहते हैं कि अरुण जी आपकी कंपनी के लिए बिजनेस एनालिसिस करें तो अब डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अरुण जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिप्लाई दें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें। इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस के जितने पार्ट्स हैं हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, तो वीडियोज़ को जरूर देखें, वो आपको बिजनेस में ज़रूर हेल्प करेगा। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे इंस्टा चैनल फाइनेंस विद नीरज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।